गुजरात को सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सुबह बनासकांठा पहुंचे पीएम मोदी ने कई योजनाओं की सौगात गुजरात वासियों को दी है। मोदी ने बनासकांठा के दियोदर में डेयरी परिसर, आलू प्रोसेसिंग यूनिट और चीज को और वे प्लांट के अलावा कई और परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनका ये दौरा सोमवार को शुरू हुआ और अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 22,000 करोड़ की विकास की कई परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं और अपनी इस यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए पीएम ने यह भी कहा कि विकास की ये जो परियोजनाएं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं और इनसे लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। वहीं पीएम आज बनासकांठा के बनास डेयरी संकुल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई विकास की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और यहां पर उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट डेयरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने डेयरी प्लांट का जायजा भी लिया, निरीक्षण किया। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि बनास डेयरी में विकास पहल किसानों को सशक्त बनाएगी, मजबूत करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा भी देगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे सहकारी आंदोलन आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत दे सकता है। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि गुजरात आज सफलता की जिस ऊंचाई पर है, जिस मकाम पर है, वो हर गुजराती को गर्व से भर देता है। उनका अनुभव मैंने कल गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र में किया। वहीं गुजरात के बच्चों के भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को संवारने के लिए, सजाने के लिए हर विद्या समीक्षा केंद्र पर ताकत बन रहा है। तो आज बड़ी सौगात गुजरात वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। दरअसल गुजरात को सौगात पीएम मोदी ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान ही दी है। तो 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी हैं, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल बड़ी सौगातें, बड़ी परियोजनाओं की जो आधारशिला है वो पीएम मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान रखी है। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से गुजरात में आने वाली पीढ़ियों को सशक्त किया जा सकता है और किस तरीके से उनकी पीढ़ियों को और मजबूत किया जा सकता है। तो बड़ी सौगातें यहाँ पर पीएम मोदी ने दी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके इस दौरे को लेकर गुजरात में जो चुनाव आ रही हैं उनको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या इसका फायदा यहाँ पर गुजरात में होने वाले जो चुनाव है उनसे मिलेगा? भारत में गांव की अर्थव्यवस्थाओं को, माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास काशी संकुल का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं इसके लिए काशी के सांसद के नाते मैं आप सबका कर्जदार हूं, मैं आप सबका ऋणी हूं और इसलिए मैं विशेष रूप से बनास डेयरी को
हृदय से धन्यवाद करता हूं। भारत में तो अब से अपने सोमवार से उनका दौरा शुरू हुआ। पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं और यहां पर इस दौरान वो 22,000 करोड़ की जो सौगात है वो पीएम गुजरात वासियों को देंगे और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं अमनप्रीत जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहला सवाल प्रेम जी मेरा आप ही से रहेगा, क्योंकि देखिए 3 दिन के दौरे पर पीएम जो है वो गुजरात पहुंचे हैं, अपने लोगों के बीच में पहुंचे हैं। काफी लंबा समय उन्होंने यहां पर अपना बिताया सीएम के तौर पर भी और उसके बाद फिर वो पीएम चुनकर आए। लेकिन साल के अंत में चुनाव भी हैं, क्या पीएम का ये दौरा जो है वो चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए मनीषा जी, प्रधानमंत्री जी का ये गृह क्षेत्र है, यहाँ इनके दौरे तो होते रहते हैं, मगर अभी जो दौरे हो रहे हैं इसमें घोषणाएं हो रही हैं, योजनाओं के शिलान्यास की बात हो रही है, आवंटन करने की बात हो रही है राशि। तो अब जब तक ये जो परंपरा है, अब ये समझिए कि जब जब प्रधानमंत्री जी जिस किसी प्रदेश में जाकर ऐसी घोषणाओं की शुरुआत करने लग जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि चुनाव अभियान का श्री गणेश हो चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री के आने वाले समय में जितने भी दौरे होंगे और घोषणाएं होंगी वो कम से कम पश्चिम बंगाल में नहीं होंगी, वो कम से कम अब उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी, वो कम से कम पंजाब में नहीं होंगी या उत्तराखंड में नहीं होंगी। यानी जिन जगहों पर चुनाव हो चुके हैं वहां पर न प्रधानमंत्री जी की दौरे होंगे और न ही ऐसी घोषणाएं होंगी। तो इस हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से गुजरात में फिर हिमाचल में ये 2 जगह चुनाव भी होने हैं। इन दोनों प्रदेशों में अभी घोषणाओं का अंबार लगने वाला है। लेकिन पिछले राज्यों में, पिछले जो जहां चुनाव हुए उन राज्यों में जो घोषणाएं हुई वो घोषणाएं क्या अमल में आई या फिर भुला दिए गए, ये वो चीजें जिनके कॉन्टेक्स्ट में हम इन घोषणाओं का महत्व समझ सकते हैं या फिर उसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। जी ठीक, अमनप्रीत जी देखिए 22,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन अब पीएम मोदी करेंगे। इनमें से कुछ का कर भी चुके हैं, कुछ का आने वाले दिनों में करेंगे। क्या नजर आ रहा है, कितना फायदा गुजरात वासियों को इससे पहुंचेगा और साथ ही साथ इसका कितना फायदा आने वाले चुनावों में भाजपा को पहुंचेगा? देखिए, आज का जो मनीषा 3 दिवसीय दौरा है पीएम का, उसको हम अगर मोदीज़ मेगा विकास पुश बोल दें, तो उसमें कोई अतकथनी नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावी जुमला कह सकते हैं, चुनावी लॉलीपॉप कह सकते हैं और या फिर अपने वोटर्स को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल मान सकते हैं इसको। देखिए, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन करने से कुछ नहीं होता। अगर 22,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है गुजरात में लाया जा रहा है, वहाँ पे डेयरी को लेके, वहाँ पे मेडिसिन को लेके बहुत सारी इनॉग्रेशन हो रही हैं। चाहे वो दाऊद में हो, चाहे वो दूसरे सिटीज में हो, तो उसको लेके गांधीनगर से आज शुरुआत करेंगे पीएम मोदी और कल तक और सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन का जो दौरा है उसमें अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रोजेक्ट जो हैं उनको उनका शिलान्यास किया जाएगा। तो इसको हम लोग बिल्कुल एक ऐसे भी सोच सकते हैं ये अपने वोटर्स को लुभाने के लिए एक अच्छी पहलकदमी है क्योंकि जब भी वोटिंग के लिए कैंपिंग शुरू होनी होती है, जब भी वोटर्स के लिए अपनी कैंपिंग को शुरू करना होता है तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, बड़े-बड़े उनके शिलान्यास जो होती हैं, उनको स्टेट्स में लाया जाता है ताकि एक तरह से लोग जो हैं अट्रैक्ट हो पाएँ उस पार्टी की तरफ और भाजपा का ये मूल मंत्र रहा है, हमेशा ही ऐसा होता है। आपने देखा अभी-अभी रिसेंटली जब इन्होंने 5 स्टेट्स में हमारे चुनाव थे, तो जैसे-जैसे जिस चुनावी क्षेत्र में ये अपने कैंपिंग शुरू कर रहे थे, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन कर रहे थे। पर लोगों को उसका फ़ायदा तभी हो पाएगा जब ये इनॉग्रेशन के बाद प्रॉपर टाइम पे खत्म हो पाएँगे और इनके ज़रिए लोगों और में अमनप्रीत जी एम्प्लॉयमेंट जिस जो है वो प्रभाव की, पहुँच जिस पाएगी। इफेक्ट की आप बात भी कर रही हैं वो खास तौर पर गुजरात में जब अभी कई सारी घोषणाएं पीएम की तरफ से दी गई, कई बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला पीएम ने रखी और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, पीएम का जो प्रभाव है और उनके जो आचरण का प्रभाव है वो लोगों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से भारी भीड़ उनको सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए पहुंची, उसका प्रभाव भी खासा बना रहा।
देखिए मनीषा, गुजरात होम टाउन है पीएम का, और उसके बाद वो 3 बार वहां पे सीएम रहे हैं। भले वो सांसद वाराणसी से हैं, पर सीएम जो हैं वो 15 साल अगर वहां पे रहे हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट है वहां के लोगों पे जी वो बहुत बढ़िया है। तो होम टाउन है, वो लोग जाते भी रहते हैं, और अगर अपने होम टाउन पे वो इम्प्रेशन नहीं जमा तो फिर कहाँ जमेगा। जी और वैसे भी पीएम मोदी की जो छवि गुजरात में है, जो गुजरात मॉडल को वो पूरे इंडिया भर में लाने की बात करते हैं, तो निस्संदेह उन्होंने वहां पे बहुत सारा काम कर रखा है, और बहुत सारे लोग वहां उनके काम से संतुष्ट भी हैं, इसीलिए वो 3 बार वहां पे सीएम बने हैं। तो ये चीज है कि अगर वो इनॉग्रेशन इसी जरिए करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पहले गुजरात में काम नहीं किया। गुजरात में काम कर चुके हैं, लोगों को दिखा चुके बिल्कुल, हैं, और इसीलिए उनकी काम रैलीज के में लोग आधार आते पर ही हैं। कहीं न कहीं लोगों ने उन्हें उतना ही सम्मान दिया है। 3 बार जी वो सीएम रही हैं, कहीं न कहीं इतना लंबे समय अगर लोगों के बीच वो गुज़ार पाए हैं, तो केवल इसीलिए जी क्योंकि उन्होंने गुजरात का विकास किया है, वहाँ पर डेवलपमेंट जी किया गया है, और कहीं न कहीं उसी जी का सम्मान और उसी का नतीजा है कि आज वो प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन प्रेम जी, जी देखिए, डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू को प्रोसेस कर खाने की चीज़ से संबंधित प्लांट की सौगात भी पीएम की तरफ से दी गई है। किस वर्ग के लोगों को इसका ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, किन के लिए तोहफा माना जाए इसे? देखिए, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो जितना ज्यादा खुलेंगे वैसे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस देश में की इकोनॉमी में आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बीते कुछ सालों में छोटे लघु कुटीर उद्योग जो है वो बर्बाद हुए हैं और अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। जो बैंक से लोन ऑफर भी किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, तो वो लोन की ऋण देने का के लिए आश्वस्त नहीं, इसलिए लोन लेना नहीं चाहते हैं। तो नतीजा ये, उनको सपोर्ट की जरूरत है छोटे मझोले उद्योग के लिए। ऐसे समय में ऐसी कोई भी घोषणा, चाहे चुनाव के मकसद से हो या चुनाव को छोड़ दिया जाए, अगर घोषणा हो रही है, उद्योग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वेलकम करने लायक बात होती है, होनी चाहिए। तो ये गुजरात के लिए निश्चित रूप से अच्छी बात है कि कुछ घोषणाएं हो रही हैं, और ऐसी घोषणाएं जो छोटे आकार की हैं उसमें रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। तो ये इस हिसाब से निश्चित रूप से वेलकम होना चाहिए। मगर बात वही है जो मैंने पहले भी कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव हो गए वहां जो घोषणाएं हुई, क्या उन घोषणाओं पर अमल हुआ? एक जैसे मैं याद करता हूँ, बिहार में एक बार प्रधानमंत्री जी गए थे विधानसभा चुनाव, इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वाली बात है कि उन्होंने बोली लगाई थी, क्या 80,000 करोड़ दे दूं, 90,000 दे दूं, 1 लाख करता हूँ, चलो 1,20,000 करोड़ का पैक। तो इस तरह से उन्होंने बोली लगा करके पैकेज की घोषणा की, लेकिन आज तक बिहार को वो पैकेज मिला नहीं। तो ये भी एक सच्चाई है, प्रधानमंत्री जी कहाँ क्या करते हैं, किस मकसद से करते हैं, वो घोषणा अमल में आती है या नहीं। फिर भी मैं कहूँगा, अगर उद्योग लगने की घोषणा है और वो मूर्त रूप लेती है, तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन प्रेम जी, अगर हम जो परियोजनाएं हाल ही में गुजरात को मिली हैं, डेयरी कॉम्प्लेक्स का अगर हम जिक्र करें, और आलू को प्रोसेस कर जिस तरीके से खाने की चीज़ों का उत्पादन अब होगा, और उस प्लांट का अगर हम जिक्र करें, तो कहीं ना कहीं उसका जो निर्यात है वो न केवल देश बल्कि देश के बाहर भी होगा, और इसी निर्यात और आयात के माध्यम से जो व्यापार है उसको मजबूती मिलेगी। कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत में सशक्ति आएगी, मजबूती आएगी, और ग्रामीण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और मजबूती मिलेगी। देखिए मनीषा जी, ये सारी बातें हैं भविष्य की गर्त में हैं कि क्या होगा, कितना आयात भी बढ़ जाएगा, आयात भी कम हो जाएगा, निर्यात भी बढ़ जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी, उद्योग भी प्रफुल्लित हो जाएगा। ले तो हो जाएगा, लेकिन पिछले दौर में जो हुआ उसके नतीजे क्या आए? क्या गुजरात में से निर्यात बढ़ गया? क्या गुजरात में प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो गई पहले से? हालांकि गुजरात अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, लेकिन अपने ही से वो तुलना करें तो पहले से क्या बेहतर हो गया? कुपोषण के मामले में बहुत पुअर है गुजरात, तो क्या कुपोषण की स्थिति गुजरात में ठीक हो गई? तो ये सारी चीजें हैं, ये हो जाएगा तो सपना है। अब तक क्या हुआ ये हकीकत है। तो हकीकत अगर सच के करीब है तो हम सपना भी देख सकते हैं, बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए और सशक्त करने के प्रति हो चुकी है। लेकिन अमनप्रीत जी, जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सौगात आज पीएम मोदी ने गुजरात के छात्र छात्राओं को दी है और उसके लिए लेकर आए हैं, उससे कितना लाभ स्कूली छात्रों को मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा? क्योंकि ऐसा भी समझा जा रहा है कि इस पे डाटा जो है वो एकत्रित किया जाएगा। हालांकि पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान जो कई छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई भी की थी, उसके कारण तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई को भी बढ़ावा मिला और पढ़ाई में तकनीक के माध्यम से जो पढ़ाई है वो की गई। कहीं ना कहीं तकनीक का सहारा लेकर पढ़ाई को और आसान करने की जो समझ है वो पीएम मोदी साथ में लेकर परियोजनाएं दे रहे हैं छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितना काम किया है, अभी 2 साल से तो स्कूल कॉलेजेस टोटली आपको भी पता है बंद थे, पढ़ाई जो है ऑनलाइन हो रही थी। पर अगर लेटेस्ट टेक्निक्स की हम बात करें तो हमारा जो जितनी आबादी हमारी ग्रामीण इलाके में रहती है, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है। उनके पास लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं उनको वो यूज कैसे करें, वहाँ पे नेट फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ उनके पास इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है। तो जो हमारे छात्र छात्राएं गरीब वर्ग से रिलेटेड हैं या फिर वो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, वो इन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा सकते हैं। ये हमने तब भी देख लिया जब कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास मोबाइल फोन नहीं थे, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, क्योंकि उनके पास नेटवर्क जो है वो पुअर था, या फिर उनके गांव में, उनके एरिया में जो नेटवर्क कनेक्शन वो था ही नहीं। तो इन टेक्निक्स का, इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अगर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनकी इनॉग्रेशन करते हैं, भले ही पीएम मोदी की जो इंटेंशन है वो बच्चों को फायदा करवाने में ही होती है, पर प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि हमारी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण इलाका से बिलोंग करती है, तो वो लोग वो उन चीजों को सुविधाएं नहीं उठा सकते। तो इसको हमें जब भी कोई इनॉग्रेशन करनी होती है लेटेस्ट टेक्निक्स की, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सारी जो आबादी है इंडिया की वो अर्बन नहीं है, बहुत सारी रूरल भी है, उनको लेके भी अलग तरीके से, ताकि वो भी उन चीजों का फायदा उठा सके, हमें अलग नजरिया रखना चाहिए। और हमें जब ये टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस हम करवाते हैं, भले वो पीएम मोदी इनॉग्रेशन करवाते हैं, तो उनको ये जो पहले उनका एक स्टेटस जो है उनका चेक कर लेना चाहिए लोगों का, कि कौन लोग इनकी फैसिलिटीज का फायदा उठा पाएंगे और कौन नहीं उठा पाएंगे। ठीक प्रेम कुमार जी, देखिए साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं और इससे पहले सभी पार्टियां लोगों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के स्कूल मॉडल को लेकर कहीं ना कहीं विजिट करती है, दौरे कर रही है गुजरात में। इसे किस तरीके से समझा जाए कि आम आदमी पार्टी को या फिर विपक्षी जो दल है उनको विजिट कर रही है, जिस तरीके से दौरे कर रही हैं और दिल्ली मॉडल लेकर वो गुजरात में भी दौरे कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने, हमने देखा दिल्ली की डिप्टी हमने बीते दिनों गुजरात का दौरा किया था दिल्ली के स्कूल मॉडल्स को लेकर। क्या उसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा? क्या इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है गुजरात में? मनीषा जी, निश्चित रूप से राजनीतिक दल अपने किसी न किसी मॉडल को मतदाताओं के बीच में एक तरह से वोट के बदले सेल करने का काम करते हैं। ये बोलचाल की भाषा में बोले तो दिल्ली में शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे हैं और ये बताया जाता है कि जो मैट्रिक के रिजल्ट्स हैं पहले से बेहतर होने लगे हैं, अधिक संख्या में और अधिक प्रतिशत के साथ लोग छात्र सफल हो रहे हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि 9 और 8 में ड्रॉप आउट्स बढ़ गए हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है लोग, यानी कि आप पास होने वाले कैंडिडेट्स को ही आगे ले जा रहे हैं, उन्हीं से मैट्रिक दिलवा रहे हैं ताकि आपकी वो संख्या, आपकी वो प्रतिशत जो है ज्यादा दिखे। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि दिल्ली में नंबर ऑफ स्कूल्स तो बढ़े नहीं, कि कोई बड़े इमारत तो खड़ी हुई नहीं, उन्हीं स्कूल्स में अब किस तरीके से कक्षाएं बढ़ा दी गई, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ा दी गई, टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो भी सुधरा नहीं है। तो ऐसे में गुणवत्ता का दावा वास्तव में एक तरफा है, इसको परखने के लिए तो कोई खड़ा है नहीं। जो सरकार बोल रही है वो हमें मान रहे हैं, तो ये स्थिति है। फिर भी आम आदमी पार्टी गुजरात जाती है और उस चीज को बताती है कि हम बेहतर हैं, तो दिल्ली निश्चित रूप से कई राज्यों के मुकाबले तो बेहतर है ही, पहले से भी बेहतर रही है पढ़ाई लिखाई के मामले में। लेकिन इसके अलावा भी और जैसे फ्री बीस भी है आम आदमी पार्टी का, कि हम बिजली फ्री कर देते हैं और दूसरी चीजें हम महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर देते हैं, ये अट्रैक्शंस भी वो मतदाताओं के बीच बेचने में लगी हुई है। तो अब ये देखना है कि मतदाता
ये गुजरात के मतदाता थोड़े डिफरेंट है। वो फ्री बीज के चक्कर में पड़ने वाले मतदाता नहीं है। यानी वहां के वोटर्स उतने ज्यादा पीड़ित नहीं है, उतने ज्यादा प्रताड़ित नहीं है। उनका गोल जो है व्यापार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, आत्मनिर्भर होने को लेकर के ज्यादा रहता है। तो इसी बीच में एक टसल है राजनीतिक रूप में कि भारतीय जनता पार्टी वो बिजनेस को लेकर के अट्रैक्ट कर पाती है या नहीं, या फिर आम आदमी पार्टी जहां पर कि उसकी पैठ है नहीं, एक्चुअली वो पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। वहां मुकाबले में तो कांग्रेस है। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस ने एक ऐसी स्थिति बनाई थी जब लग रहा था कि बीजेपी के हाथ से शायद सत्ता निकल जाए। बमुश्किल 100 के आसपास में, 100 के नीचे ही बीजेपी। लेकिन प्रेम जी, इस बार तो गुजरात में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है, असमंजस में है। विडंबना ये है कि खुद के ही जो नेता हैं, खुद के ही जो बड़े चेहरे हैं पार्टी में, पाटीदार जो बड़े चेहरे हैं, समुदाय के लोग हैं और नेता हैं, वही कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। इसका जो फायदा है वो बाकी पार्टियों को मिल सकता है कहीं ना कहीं। देखिए, नाराज तो सभी राजनीतिक दल से देश है। आप ये समझिए, लगातार नोटा का प्रयोग बढ़ रहा है। लोगों का वोटिंग में परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है। एक समय था बीच में जब वोट प्रतिशत बढ़ रहा था, अब वोट प्रतिशत गिर रहा है। यानी राजनीति से लोगों की दिलचस्पी घट रही है। संगठनात्मक रूप में अब कांग्रेस तुलनात्मक रूप में दूसरी पार्टी से कमजोर दिख रही है। अगर उसने समय रहते खुद को स्ट्रांग नहीं किया, इन समस्याओं से वो बरी नहीं हुई, तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा। तो मगर जनता और ओवरऑल जो है राजनीति में दिलचस्पी लेनी कम कर रही है। ये वोट मत प्रतिशत के आंकड़ों में दिख रहा है। ठीक है। अमनप्रीत कौर जी, देखिए, पीएम मोदी गुजरात के सीएम के तौर पर भी लंबी पारी खेल चुके हैं, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, और हर बार गुजरात के लोगों ने पीएम को जिताया है, उन्हें उतना ही सम्मान और प्यार दिया है। लेकिन क्या वही जीत और वही विश्वास, वही आश्वासन इस बार भी कहीं नजर आ रहा है? जी ने तो अगर वहां पे ऐसा ही विश्वास मोदी जी बनवाए रखते तो उनको वाराणसी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वाराणसी से सांसद हैं, उन्होंने गुजरात का कोई भी पोर्शन नहीं चुना, कोई भी एरिया नहीं सिलेक्ट किया कि वो वहां से लोकसभा के लिए इलेक्ट हो। तो इसमें थोड़ा सा उनको असमंजस मुझे लगता है होगा कि पहले जितना प्यार लोग नहीं करते। अमनप्रीत जी, मेरा आप ही से यही सवाल था, क्या वही भाजपा की जो जीत है वो इस बार भी नजर आ रही है? अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, भाजपा का जो अभी रिसेंटली इन्होंने 4 स्टेट्स में एक बम्पर जीत प्राप्त करी है, और उसके बाद अभी जो हिमाचल में और गुजरात में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनका मेन जो फोकस है पूरी भाजपा का गुजरात में है, क्योंकि 2-4 महीने में वहां पे इलेक्शन आएगा। और निर्संदेह मनीषा, वो पूरी स्टेट्स में मैक्सिमम स्टेट्स हैं जहां पे भाजपा की सरकार है, तो वो गुजरात में भी अपनी सरकार बनानी चाहेंगे। और वहां पे थोड़ा सा लोगों का जो विश्वास है वो अभी भाजपा की तरफ डामाडोल हो रहा है। इसी वजह से वो पूरी कोशिश करेंगे भाजपा वाले कि वहां पे अपना पहले जैसी जो लोगों में विश्वास था वो जताया जा सके, और इस बार भी वो गुजरात में अपनी सरकार बना सके। उसके लिए चाहे उनको छोटा सा कंक्लूजन रिमार्क मैं प्रेम जी आपसे भी लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी सौगातें दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में कुल जो सौगातें हैं वो 22,000 करोड़ की बताई जा रही हैं, और ये बड़ी सौगातें जो हैं वो प्रधानमंत्री को चुनाव में फायदा पहुंचाएंगी, क्या भाजपा को लाभान्वित वो करेंगी? कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा आने वाले चुनावों में? एक छोटा सा आपकी प्रतिक्रिया। मनीषा जी, इन सौगातों का मतलब गुजरात की जनता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। गुजरात से बाहर के लोग तो इसे मॉनेटरी रूप में देखेंगे, इतने 1000 करोड़ की सौगात, लेकिन गुजरात की जनता इस रूप में देखेंगी कि प्रधानमंत्री जी वहां पर 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, अब प्रधानमंत्री रहे। इस रूप में उन्होंने गुजरात को अब तक क्या दिया है, वास्तव में उन्होंने रियलाइज क्या किया है, उनकी जीवन स्तर में क्या सुधार आया है, उनके कारोबार में, रोजगार में क्या सुधार आया है, ये देखने वाली बात होगी। तभी वो इस 1000 करोड़ और 2000 करोड़ रुपए की जो भी घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं पर वो यकीन कर पाएंगी। ये जनता जो है उनके अनुभव से वो इसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो हमें यह लगता है कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी जो
बढ़ी है गुजरात में, उसमें सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल काम है और ये आने कि वाला उनको वक्त ही विश्वास बताएगा कि दिलाया इन जा सौगातों सके। की कितना फायदा, कितना लाभ जो है वो यहाँ पर लोगों को मिलेगा, और कहीं ना कहीं कितना फायदा यहाँ पर वोट बैंक के लिहाज से भाजपा को मिलेगा, पीएम को मिलेगा। प्रेम जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, अपना वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अमनप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पीएम गुजरात के दौरे पर हैं और यहाँ पर वो बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में इन परियोजनाओं की जो सौगात दी जा रही है उनका फायदा कितना भाजपा को मिलेगा आने वाले चुनावों के वक्त में, वो देखने वाला होगा और वो आने वाला समय बताएगा। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।